वी मूव ऑन टू द करंट लीगल अफेयर्स ऑफ फेब्रुअरी पार्ट 2। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, बहुत कुछ हम ऐसा भी डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टाइम होगा, बिकॉज सब बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। बट आई नीड वन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू गाइस। मुझे मेरे दिन याद है व्हेन वी वर स्टडिंग करंट लीगल अफेयर्स। करंट लीगल अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो जजमेंट्स भी बहुत सारे पढ़ते हैं। तुमने अभी तक पास्ट इंस्टेंसेस में देख लिया होगा। तुमको एज अ लॉ एस्पिरेंट, एज अ फ्यूचर लॉ स्टूडेंट, अपना माइंड बहुत ओपन रखना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टिव नहीं रखना है कि हम सिर्फ इसी पर्टिकुलर मैटर पे केस लॉस पढ़ेंगे, यही न्यूज पढ़ेंगे, ये तो गंदी न्यूज है, ये तो बेकार न्यूज है। गंदी आज इन समझ जाओ, कुछ वल्गर आता है, कुछ ऐसा आता है, तो तुम उसको माइंड में अपने ऐसे नहीं कर सकते हो, दिस इज बैड, दिस इज ग्रूसम, दिस इज दैट, दिस इज दैट। डोंट पुट एडजेक्टिव्स ऑन टू इट। तो अभी ऐसी कुछ न्यूज आ सकती है जो समटाइम्स मेरे को याद है व्हेन वी वर स्टडीइंग इट, क्लास में कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते थे, थोड़ा शर्माने लगते थे, एम्बैरेस्ड हो जाते थे, या फिर हेसिटेट करते थे टू बी इन्वॉल्व इन दोज डिस्कशंस। बट तुमको ऐसा नहीं करना है। यू आर द जेनजी। ओके, द जेनजी जो एकदम फ्रैंक रहता है। जो बातें हम लोग मे बी अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, वो मे बी हम में से 3-4 साल का ही, बट स्टिल जो बातें हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, तुम वो अपने दादी दादा से बैठ के कर रहे हो। सो आई हैव दैट आइडियोलॉजी, चिराग मत बन जाओ एकदम से सब। वट एवर यू आर बिकम दैट। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे भी वो स्पेस दो कि मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो समझ सकूं दैट यू आर एट ईज विद दैट टॉपिक। मैं चाहूंगी कि मैं कोई सीमा नहीं लांघू, जैसे वो टॉपिक है उसको एज यूजुअल उस एकेडमिक डिस्कोर्स में ही पढ़ाऊं। बट अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है जो तुमको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, फॉर विमेन फॉर मेन, बोथ ऑफ यू, तो आपको थोड़ा बेटर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए नेसेसरी है हम इन चीजों में डेल्व डाउन करें, बिकॉज यू आर स्टडिंग लॉज लाइक बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी एटसेट्रा। तो इन सब में बहुत सारी चीजें होती हैं। हंसना है, हंसी आएगी, हंस लेना, बट ये भी समझना वहां पे कोई विक्टिम है जिसके साथ सच में ये हो रहा है, तो वो हंसी पर कंट्रोल हो जाती है। ओके, अगर तुम लोग में दिमाग होगा तो तुम समझ जाओगे। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 10 क्लास 8 में जैसा हम कुछ पढ़ते हैं वैसे कुछ केसेस आ जाते हैं कि उनका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, लोग किस गलत तरीके से सब चीजों को कर रहे होते हैं। So have a broad mind, understand them, and have an empathetic heart. Don't just be sarcastic towards it कि अरे ऐसा केस था, ये था। तुमको उसको अपने खुले दिल के साथ समझना पड़ेगा, खुले दिमाग के साथ। ठीक है? Now we move ahead to the first case, which is Bhopal invokes BNSS to ban begging, alms giving. Now मैं भोपाल से हूँ तो मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ कि ऐसा डिसीजन फाइनली भोपाल में लिया गया है। बट सैड ट्रूथ ये है कि आफ्टर 7 to 8 months आई केम बैक टू माई सिटी and I the first thing I saw when I landed from airport back to my house was कि मुझे beggars दिख रहे थे रास्ते में। सो ये डिसीजन फेब्रुअरी में आ चुका है एंड आई केम इन मई। तो मुझे ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिख रहा था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले कुछ चीजों को हम एग्जीक्यूशन में ये करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे आता है। पहले हम ऑर्डर्स देते हैं, फिर हम देखते हैं लोगों में अपना उसको एक्सेप्टेंस आ रही है कि नहीं, देन वी मूव फॉरवर्ड विद कि क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं। नहीं तो एकदम से ये मत समझा करो कुछ नोटिस आ जाता है कि अब तो एकदम खत्म हो जाना चाहिए, नॉट दैट। ठीक है, सब कुछ एकदम कर्फ्यू जैसा नहीं होता और अटैक जैसा नहीं होता, सीज फायर टाइप नहीं होता कि इमीडिएट होता है। इट हैज टू गो थ्रू प्रोसीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चीज में ये याद रखना है कि ये इंदौर में हुआ था सबसे पहले। क्या? बैन बेगिंग एंड आर्म्स गिविंग। जब हम बैन बेगिंग की बात कर रहे हैं, आर्म्स गिविंग की बात कर रहे हैं, तो हु आर बेगर्स? तुमको क्या लगता है बेगर्स कौन होते हैं? बताओ, एनीबडी हु कैन जस्ट टेल मी। Everyone. Everyone. अरे वाह, so philosophical he is, which is right of course, but I am talking in the literal sense कि beggars क्या होते हैं, कौन होते हैं? Anybody who can give भिखारी? अरे यार तो मैं हिंदी में क्या बोलता है ये नहीं बोल रही हूँ, अभी कोई तेलुगु मलयाली ये सब बताने लगेगा कि बेगर कौन होता है, भिखारी होता है। आई नो दैट, एवरीबडी नोज दैट। दोज हु आस्क फॉर बेसिक नीड्स, यस यू आर क्लोज। और बताओ, बताओ। द वन हु नीड आर्म्स, शाबाश अनन्या। चलो, अब इस अंडरस्टैंडिंग पे आओ कि बेगर्स होते कौन है। दे आर पीपल हु डिपेंड ऑन सॉलिसिटिंग। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या वर्ड यूज कर दिया आपने? ठीक है, दोज हु डोंट डू हार्ड, क्या लिखा है? दोज हु डोंट डू हार्ड वर्क
that just want money. चिराग तुम्हारी बात कर दी है यहाँ पे। नहीं मत दीदी, मतलब ऐसे शार्क टैंक में भी आया था ना केस था, मतलब कि बेगर महीने के 60,000 We'll come to कमा। you. We'll come to you. चलो ठीक है, तो समझ जाओ, बेगर्स वो लोग होते हैं जो सॉलिसिटिंग करते हैं। सॉलिसिटिंग क्या होती है? टू आस्क फॉर समथिंग। अब ये समथिंग में ये लोग बेसिक नीड्स ही मांग रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लोग आटा मांग रहे होते हैं, कभी कभी चावल मांग रहे होते हैं, कभी कभी सिर्फ चवन्नी मांग रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। और मतलब बेसिक से बेसिक नीड्स दे आर आस्किंग। और तुम समझ जाओगे, इतनी तुमको अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया में तुम पले बड़े हो, कि बेगर्स कौन होते हैं क्या नहीं होते। कभी कभी गांजा, ओके हाँ वो भी मांगते हैं। ओके, सो आई टेल यू वन एनेक्डोट फ्रॉम माय लाइफ। एनेक्डोट मतलब एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। हुआ क्या था, एक बच्चा आता है, मैं जूडियो वूडियो के बाहर एक बार, मतलब जूडियो में शॉपिंग करने गई थी, तो मैं बाहर निकल रही थी। तो जूडियो से एक्सपेक्ट करोगे कि पार्किंग वार्किंग का एरिया अच्छा है, तुम बाहर निकल रहे हो तो सब बढ़िया होगा। वहां मैं पार्किंग में खड़ी थी, माई फ्रेंड वॉज, मतलब स्कूटी बाइक वगैरह जो भी था वो निकाल रहा था। तो स्टैंडिंग देयर एंड द स्मॉल चाइल्ड केम अप, ठीक है। वो बोलता है, दीदी दीदी प्लीज थोड़े से पैसे लगेंगे, मेरे को आटा दिला दो। वैसे ये बहुत विभिन्न प्रकार की डिमांड आई है मेरे पास पहली बार, कि कोई डायरेक्टली आटा मांग रहा है। वरना सिर्फ लोग नहीं कहते कि थोड़े से पैसे दे दो, एक कुछ खा लेंगे, दीदी कुछ खिलाने का दिला दो। ये मुझसे आटा मांग रहा था। तो मुझे लगा आटा ऐसे खुला आटा भी मिलता है ना, 10 रुपए का, 8 20 रुपए का ऐसे खुला पॉलिथिन में मिल जाता है, तो उसको उतना चाहिए होगा। उसने बोला यहीं बगल में दुकान है, प्लीज प्लीज मुझे दिला दो। सो बीइंग व्हाट आई एम, आई वेंट विद दैट चाइल्ड, इस बगल में ही थी। तो वो दुकान में वो बोलता है कि दीदी मेरे को आटा दिला रही है, आटे का पैकेट दे दो। तो वो पॉलिथिन वहां पे पैकेट बन गई, और इतना बड़ा 5 किलो का आटा वो दुकानदार ने निकाल दिया। एंड आई वाज लाइक, ऑलमोस्ट 250 से 300 के बीच उसका कॉस्ट था, आशीर्वाद का आटा था। तो लाइक शिट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एंड आप किसी की हेल्प करो, बट उन्हें बेसहारा मत बना दो, राइट? कि इतना ही दे दो कि वो एकदम ऐश की जिंदगी जिए। आई गेट दैट वो बच्चा था, बट उसके मम्मी पापा उसी को क्या बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ हिम आई मे बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन, कि चलो ये तो जाएगा वो करेगा। फिर मैंने उसको ऑब्वियसली दिलाया नहीं, मैंने उसको कुछ और चीज दिला दी, बेसिक थोड़ी बोड़ी। मेरे को बाद में वो दुकानदार बोला कि आपको पता है, ये आपसे मेरे सामने खरीद लेगा, बट थोड़ी देर बाद जब आप जाओगे ये वापस सेम आटा मेरे को बेच देगा, पैकेट का पैकेट। तो ही वॉज टेलिंग मी कि कैसे उसको भी इस चीज में फंसना पड़ रहा है, कि वो बेच रहा है बिकॉज मैं उसकी कस्टमर हूँ, बट वो वहां से खरीद भी रहा है क्योंकि उसको पता है उसी का प्रोडक्ट है, सेम पूरा रैप्ड अप होके आ रहा है। सो दैट वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ बेगिंग दैट किड वाज डूइंग फ्रॉम हिज साइड, राइट? दैट्स नॉट जस्ट कि मैं एक किसी पे फिलॉन्थ्रफी कर रहे हैं, राइट? सो यू गेट इट कितना, हाँ दिस इज बिजनेसमैन, राइट? लूट लो लोगों को तो बिजनेसमैन हो जाओगे, बनिया महंगा। ठीक है। सो यू गेट व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज। तो इंदौर ने सबसे पहले ये इम्पोज करा, बैन साइटिंग ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन। उन्होंने बोला कि ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन बहुत होता है और एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती, क्रिमिनल कंसर्न्स आ जाते हैं। तो इंदौर ने सबसे पहले करा, फिर भोपाल ने करा। जब आप नोट्स बनाओगे तो बैन बेगिंग आर्म्स गिविंग लिखोगे, उसमें आप लिखोगे कि सबसे पहले इंदौर में आया, फिर भोपाल में आया। ठीक है। आर्म्स गिविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तुमने वर्ड पावर में एडीसी में भी पढ़ा होगा। आर्म्स का मतलब होता है कुछ भी बेसिक नीड्स वाली चीजें जो जनरल नीड में हमारे डेली यूज में आती है। ठीक है। उसके बाद इन इंदौर इवन स्मॉल एक्ट्स लाइक गिविंग रुपीज 10 टू अ बेगर हैव लेड टू पुलिस एक्शन सिग्नलिंग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इन बोथ सिटीज। ठीक है। तो कभी कभी तुम चिराग जैसे लोग होंगे, उनके पास बच्चे आके बोले कि भैया भैया प्लीज भैया एक टॉफी दिला दो, एक टॉफी दिला दो। उसने 10 रुपए दे दिए, पुलिस ने देख लिया, वो धर लेंगे उसको। फिर ये टीआईपी वहां पे कुछ समझा रहा होगा, वहां बेगर आएंगे उसको पकड़ेंगे, क्या यही भैया थे इन्होंने हमें दिया। सो वो पूरा चेंज हो जाएगा। सो आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। ये सेक्शंस में तुम्हारा फोकस इतना नहीं जाना चाहिए, बट तुम इस चीज को समझो कि पब्लिक न्यूसेंस को भी सॉरी एग्जीक्यूटिव ने समझा है, और लोकल अथॉरिटीज वाला एक्स पार्टी ऑर्डर भी इसमें कुछ एक्शन लिया गया। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है अभी हम आगे भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट में उसका यूसेज आएगा। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अभी बिकॉज यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस तुम समझ जाओगे, प्राइवेट न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस तुमने दोनों चीजें पढ़ी होंगी। न्यूसेंस का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, इरिटेट करना, अनॉय करना। प्राइवेटली कर रहे होगे, जैसे मेरे बैकग्राउंड में तुमको सुनाई दे रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे घर के पीछे वाला नहीं दे रहा, तो मैं बता रही हूँ, मुझको बिलीव कर लो कि चल रहा है। तो वो मेरे को बहुत अनॉय कर रहा है कि मैं 10-15 दिन के लिए घर आई हूँ एंड आई हैव टू हियर दैट नॉइज कंटिन्यूअसली एंड ऑल दैट। सो इट्स अ प्राइवेट न्यूसेंस फॉर मी।
ओके मैं कुछ केस वेस नहीं करने वाली, डोंट वरी, किसी का घर ही बन रहा है, बट वो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाती है कि सिर्फ मुझे ट्रबल हो रहा है. somebody away 10 houses away from here might not be facing the same. पब्लिक न्यूसेंस क्या हो जाएगी कि घर के सामने पार्क है, वहां पे ढोल मंजीरे बज रहे हैं फुल टाइम 24/7, तो पूरी कॉलोनी को इरिटेशन हो रहा है. दैट विल बी पब्लिक न्यूसेंस. तो बेगिंग को पब्लिक न्यूसेंस में डाला गया बिकॉज बेगिंग रोड पे हो रही होती है. तो रोड ट्रैफिक हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है ना आपके कांच को वो नॉक करते रहते हैं कि खरीद लो, अरे कुछ खाना खाना है खरीद लो. तुम लोग अगर दिल्ली से हो, दिल्ली जाओगे तो तुम देखोगे यहाँ तो वहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइक. और मे बी इस एक्ट में ना ये भी चीज बोली गई है कि यू कैन नॉट इवन बाय थिंग्स फ्रॉम देम, राइट. जैसे ऊपर लिखा हुआ है परचेसिंग फ्रॉम बेगर्स, तो वो 5 रुपए का पेन, 2 रुपए का पेन, ये सब चीजें दे रहे होते हैं. अब क्या होता है, कोई 2 रुपए का पेन बेचता है तो क्या तुम 2 रुपए का सिक्का ढूंढते हो? नहीं ढूंढते हो. तुम 5 रुपए का 10 रुपए का नोट दे देते हो कि चलो इतना रख लो क्या ही होगा, राइट. तो बट ये चीज होती है, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बेगिंग. इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच कहाँ लिया गया है, इस चीज को भी जान लो. भोपाल में एक जगह कोलार नाम है उसका, एक एरिया है. जैसे तुमने मुंबई में नवी मुंबई, परेल, लोअर परेल, विले पार्ले ये सब सुने होंगे. भोपाल में कोलार एक जगह है, वहां पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है. सो हुएवर हैज बीन कॉट अप विद बेगिंग, एक्ट्स ऑफ बेगिंग, उनको वहां ले जाया जा रहा है, रिहैबिलिटेट कराया जा रहा है, हेल्प करी जा रही है कि वो एक बेटर इंसान बन सके. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस. इलेक्शन पैनल अंडर स्क्रूटनी, सीजीआई's रोल एंड क्वेश्चन. अभी तक क्या होता था, ये बहुत फेमस न्यूज रही है. व्हेन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनको शॉर्ट में डीवाईसी बोलते हैं, जस्टिस आगे आप लगाओगे, वो जब अपने टेन्योर में थे तो उन्होंने काफी चेंजेस करने चाहे इलेक्शन पैनल में. इलेक्शन पैनल में वो क्या चेंजेस करना चाहे, वो चाहे कि सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट बना रहे, बट सेंटर को ये बात पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज उनके ऑलरेडी कुछ ऐसे जजमेंट्स थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो सेंटर को एकदम इधर उधर कर रहे थे, थोड़ा अटैक्ड फील करा रहे थे कि ये आएंगे तो पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंटर की पावर कम होती जाएगी. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वेश्चन अभी केस में चल रहा है, ये केस अभी जजमेंट के थ्रू नहीं है, मतलब सॉरी सॉर्ट नहीं हुआ है. The Supreme Court has agreed to hear a challenge against the new process for appointing election commissioners in the 2023 Act. The petition questions the exclusion of the Chief Justice of India from the selection panel. तो यहाँ पे पेटिशन फाइल करी गई, एक एक्ट आया 2023 में, इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की बात करी गई. तो इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, कौन मुझे इसका आर्टिकल बताएगा, क्या आर्टिकल है? ऐसे सब आर्टिकल तुमको रट जाने चाहिए. 324 राइट. एवरीबडी जिन्होंने बोला वेरी करेक्ट, जिन्होंने टाइप भी करा वो भी करेक्ट. आर्टिकल 324, ये आर्टिकल तुमको रट जाना चाहिए. ठीक है. 324 इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और फिर उनके नीचे और इलेक्शन कमिश्नर्स, एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. अभी हमारे सीएसी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कौन बताएगा? ज्ञानेश कुमार. कौन है? ज्ञानेश कुमार. राइट, करेक्ट. सो अपने नोट्स में तुम ये लिखोगे कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. तो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट में एक पैनल बनता है. पैनल में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑपोजिशन लीडर होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो. प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑपोजिशन लीडर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. क्या कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के डिसीजन को नहीं सपोर्ट करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो एक ही सत्ता में है, कैबिनेट उन्हीं की है. तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन अकेला नहीं पड़ जाएगा? वो कुछ भी बोले उसका वोट तो कम ही हो जाएगा. तो सीजीआई का ये कहना था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक इन्वॉल्व है और कौन हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऐसे सीजीआई आना चाहिए. और अब 4 लोग होंगे तो पल्ला किसका भारी पड़ेगा? किसी का नहीं. मेजोरिटी वोटिंग होगी ही नहीं, तो हम निष्पक्ष रह पाएंगे, हम डिसीजन बेटर ले पाएंगे. यहाँ पे सीजीआई डीवाईसी जस्टिस डीवाईसी का ये कहना था. तो इन अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एससी मैंडेटेड एन इंडिपेंडेंट selection panel for election commissioners including the CGI to safeguard against executive overreach. executive overreach ना हो जाए. executive कौन हो गया? जैसे कैबिनेट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं, राइट. जुडिशरी बॉडी कौन हो गई? जो जुडिशरी में रहते हैं. लेजिस्लेचर कौन हो गया? लोकसभा राज्यसभा वाले जो लोग लॉज बनाते हैं. उनको तीनों चीजें पता है. तो ये तुमको ये दोनों केसेस याद रखने हैं. अनूप बरनवाल में क्या बोला गया था? बोला गया था कि हाँ, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पैनल बनना चाहिए, जिससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं होगी.
फिर आता है ये केस, जया ठाकुर वाला केस। पहले अनूप बरनवाल आता है, फिर जया ठाकुर आता है। जया ठाकुर में बोला जाता है कि एक्सक्लूजन ऑफ सीजीआई फ्रॉम द सिलेक्शन पैनल हो जाना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सीजीआई रखना चाहिए। अब 2023 में जो एक्ट आया था उसने रिप्लेस कर दिया था, 3 मेंबर कमेटी बन गई थी। एज आई टोल्ड, पीएम थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे रिमूविंग सीजीआई। फिर से 3 ही लोग बन गए थे। किसका पल्ला भारी होगा? ऑब्वियसली पीएम साइड का भारी हो जाएगा। कोर्ट ने क्या बोला? द SC declined to fast track the case but will examine the law's constitutional validity, especially the removal of SG CGI from the panel. तो कोर्ट ने बोला कि भाई हम देखेंगे, हम एकदम से कोई फास्ट ट्रैक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वी नीड अ लिटिल टाइम। हम इस केस को समझेंगे अच्छे से, पूरे एक्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 7(1) removes the CGI from the selection panel for election commissioners। ये एक्ट कौन सा है? कोई पूछेगा सेक्शन का एक्ट कौन एक्ट कौन सा है? ये वाला है, इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 वाला। ठीक है, इसके सेक्शन 7 क्लॉज 1 में सीजीआई को रिमूव कर दिया गया। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तुम ये पढ़ सकते हो जीके नगेट में क्या लिखा है? द इलेक्शन कमिशन's independence hinges on who appoints its member, replacing the CGI with a cabinet minister may tilt the balance toward executive control. Okay, now we move on to the next case, which is SC clarifies arrest rules in GST and customs cases. अभी एक मूवी आई अजय देवगन की, रेड नाम है उसका, रेड 2। कितने लोग देख के आए वो मूवी? चिराग, ऑफ कोर्स। और कौन देख के आया? ओके, कैसी लगी मूवी? लाइक आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज की बढ़िया है, वन टाइम वॉच। कैसी है मूवी? देखने जा सकते हैं विद फैमिली। विद चलो, फैमिली फ्रेंडली मूवी है, चलो बढ़िया। तो उसमें वो एक IRS ऑफिसर रहता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में वो एक ऑफिसर रहता है। ठीक है, अब ऐसे ही जो GST और कस्टम्स केसेस वाले ऑफिसर्स रहते हैं ना, ये जो ऑफिसर्स रहते हैं, ये ऐसे UPSC वगैरह क्लियर करके आए होते हैं या कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं, और इनको एक इंस्पेक्टर की उपाधि मिल जाती है। ठीक है, वो इंस्पेक्टर की उपाधि जब उनको मिलती है तो कुछ पुलिस वाले डिसीजंस भी वो ले सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था, रेड तो वो मार ही रहे हैं। ठीक है, अब जैसे क्या बोलते हैं, चिराग को वो बच्चे ने पकड़वा लिया TIP में कि क्या बोलते हैं, इन्होंने मेरे को टॉफी दी थी, इन्होंने मेरे को ये करा था। तो अब चिराग बोलेगा, बेटा भले ही तू भिखारी हो पर तेरे घर पे मेरे को पता है कितना सोना है, तो रेड मैं तेरे घर पे मारूंगा। अब ये वहां पे कस्टम्स ऑफिसर है, ये वहां पे रेड मारने जाता है और ये उस बच्चे को अरेस्ट करके ले आता है। बच्चा एज कोई भी अडल्ट होगा उसको अरेस्ट करके ले आता है। तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिसीजन आता है कि क्या कस्टम्स या GST ऑफिसर जो होते हैं ये किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? कि अरेस्ट करना तो बहुत बड़ी चीज होती है। तुम रेड में भी देख रहे होंगे, अजय देवगन इज अ रेवेन्यू ऑफिसर बट ही स्टिल हैज द पावर टू अरेस्ट समबडी इफ ही फाइंड्स गोल्ड और इफ ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिस्कस करता है कि क्या ये अरेस्ट वैलिड होगा या नहीं। केस का नाम है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे पेटिशनर्स आर्ग्यूड दैट टैक्स ऑफिसर्स मिसयूज अरेस्ट पावर्स अंडर द GST एंड कस्टम्स एक्ट टू प्रेशर बिजनेसेस। अब वो क्या करते हैं, उनको पावर ऑलरेडी मिली गई है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, बट ये इसका मिसयूज भी कर लेते हैं बहुत टाइम पे। अगर इन्हें दिख जाए रिश्वत खाने वाले ऑफिसर्स हो कि कोई इनको पैसे नहीं दे रहा, तो ये बोल देंगे कि भाई मैं तेरे को अरेस्ट करने वाला हूँ, समझ लेना। ठीक है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोर्ट ने क्या बोला, ऑफिसर्स कैन अरेस्ट बट ओनली बेस्ड ऑन वैलिड रीजंस, मेयर सस्पिशन और हरासमेंट इज नॉट अलाउड। तो कोर्ट ने वही बोला जो जनरली बोला जाएगा कि अरेस्ट तो वो कर सकते हैं, अलाउ तो करना पड़ेगा ना अरेस्ट के लिए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही अरेस्ट नहीं, उनको सामने दिख रहा है कोई कल्प्रिट है और वो रहने देंगे, दैट वुडंट वर्क वेल, राइट। सो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वैलिड रीजंस होने चाहिए तभी हम किसी को अरेस्ट कर पाएंगे। कौन से सेक्शन के बाद बोलते हैं? सेक्शन 69 ऑफ GST एक्ट, सेक्शन 104 ऑफ कस्टम्स एक्ट। इसमें बोलते हैं कि पावर टू अरेस्ट ऑफ ऑफिसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तुम लिख सकते हो ये सेक्शन, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है बट इट वुड बी नाइस अगर तुमको पता होगा। कभी तुम जनरल भाषा में या कभी किसी से बात कर रहे हो, सो यू कैन साइट कि या कस्टम्स ऑफिसर्स एंड GST ऑफिसर्स जो होते हैं वो अरेस्ट भी कर सकते हैं अंडर, आई थिंक 69 एक्ट सेक्शन था, 104 था। तो थोड़ी मतलब हेगड़ी मारने के लिए तुम सेक्शन वेक्शन याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू 69 70 दोनों है शायद। अरे वाह, तुम साइड में रिसर्च भी कर रहे हो चिराग, बढ़िया बढ़िया। चलो 70 भी होगा, मैं मान नहीं रही हूँ, एक बार तुम लोग रिसर्च कर लेना, अगर सही लगे तो ऐड कर सकते हो। Then we come to anticipatory bail. The court affirmed individuals can seek anticipatory bail even without an FIR, ensuring legal safeguards under BNSS. Anybody who can tell me anticipatory bail क्या होती है? Anybody? Yes, कमल राज बताइए।
एंटिसिपेटरी बेल में तो मतलब अगर आप अरेस्ट होने वाले हो, आपको पता है, तो आप पहले ही जाके है ना कोर्ट से बेल ले लेते हो। जैसे अभी कुणाल कामरा को अरेस्ट करने वाले थे ये महाराष्ट्र की पुलिस, तो उन्होंने पहले ही है ना कोर्ट के पास जाके ये बेल का मतलब बेल ले ली थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम इसको थोड़ा ना इंग्लिश लैंग्वेज से भी समझेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, फॉर पीपल हु डू नॉट नो इट येट। एंटिसिपेटरी, क्या इसमें तुमको एक वर्ड दिख रहा है विच इज दिस? दिख रहा है एंटिसिपेट वर्ड? एंटिसिपेट का मतलब होता है प्रिज्यूम कर पाना। हम बोलते हैं ना हमारे इंट्यूशंस बता रहे हैं हमको ऐसा हो सकता है, हमारा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, मुझे महसूस सा हो रहा है मम्मी कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, चिराग कहता होगा घर में, ठीक है, कि मुझे महसूस हो रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ हो सकता है। सो एंटिसिपेटरी बेल इज बीइंग एबल टू एंटिसिपेट दैट यस यू विल बी गेटिंग अरेस्टेड। तो तुम पहले ही, तुम्हारा लॉयर पहले ही अप्लाई कर लेता है कि मुझे लगता है इन ग्राउंड्स पे मेरा जो क्लाइंट है उसका अरेस्ट हो सकता है, तो मैं पहले ही बेल सीक कर रहा हूँ। तो कोर्ट यहाँ पे कहता है कि ठीक है, पावर्स ऑफ अरेस्ट तो दिए गए हैं जीएसटी ऑफिसर्स और कस्टम्स ऑफिसर को, बट दैट डजंट मीन कि आप एंटिसिपेटरी बेल ले ले सकते। ऑप्शन तो है ना आपके पास एंटिसिपेटरी बेल लेने का, आप एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो, बट हम उनकी वो पावर्स को लिमिट नहीं कर सकते। बट ये कह सकते हैं कि सस्पिशन और हैरेसमेंट में आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। We move on to the next case, which is Law Ministry pauses bar reform bill after lawyer backlash. तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 आ रहा था। इसमें क्या हो रहा था? सबसे बड़ी चीज, तुम में से कितने लोगों को लिटिगेशन में मन है? वकालत में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है जब तुम क्लियर कर लोगे क्लैट? ओके, वी हैव अ हैंडफुल ऑफ पीपल। और कितने लोगों को कॉर्पोरेट लॉ में मन है? वो हैंड रेज करें। कॉर्पोरेट लॉ इज बेसिकली डेस्क जॉब, कंपनीज फर्म्स में। तुम चिराग को सब में मन है क्या? मेरे को एक हाथ उसका बार बार ही रेज दिखता है। चलो ठीक है, अभी तो तुम लोग कंफ्यूज हो गया, लॉट ऑफ यू माइट बी जस्ट वांटिंग टू डू ऑल थिंग्स पॉसिबल। सो ओके, तो ये बिल क्या कर रहा था? ये कुछ ऐसी चीजें ला रहा था जो लॉयर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उसमें से नंबर 1 है, कॉर्पोरेट लॉयर्स को ना लीगल प्रैक्टिशनर्स बोला जा रहा था। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं ना, वो जनरली कोर्ट नहीं जाते हैं। अपने हाथ नीचे कर लो प्लीज। तो कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं ना, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, वो जनरली डेस्क जॉब करते हैं, क्लाइंट काउंसलिंग करते हैं, जो भी फर्म में चल रहा होता है उतना ही उनका लॉ बेस्ड काम रहता है। उसमें फिर एक टीम होती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या लिटिगेशन वाली, वो वाले एडवोकेट्स अलग होते हैं कि वो कोर्ट वोट जा रहे हैं, केस संभाल रहे हैं, हेयरिंग लग रही है। बाकी जनरली क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉयर्स बोलते हैं। ये अमेंडमेंट बिल क्या कर रहा था? कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी लीगल प्रैक्टिशनर्स बना रहा था, और कह रहा था कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हो, इतनी नहीं ले सकते हो एडवोकेट्स को, चाहे आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। कह रहा था एक बार काउंसिल है तो एक वोट जाएगा वहां से। तो कुछ कुछ बार काउंसिल्स होते हैं ना, जैसे कि अगर तुमने वो देखा होगा, मामला लीगल है, टीवीएफ का शो है, बहुत बहुत ब्रिलियंट शो है। इफ यू हैव टाइम, एनी टाइम, वॉच दैट शो। रवि किशन है उसमें। इट्स द क्लोजेस्ट शोज यू विल एवर सी ऑन लॉ, क्या एक्चुअल में लॉ चलता है, कैसे चलता है सिस्टम। तो मामला लीगल है ऑन नेटफ्लिक्स। ओके, कोई चैट बॉक्स में लिख देना सो दैट पीपल डू नॉट फॉरगेट। यू कैन वॉच दैट शो, 7 से 8 एपिसोड है, इट्स ब्रिलियंट। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि बार काउंसिल के इलेक्शंस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, वो बढ़िया एकदम मस्त पूरा इंसिडेंट सुनाते हैं। तो ये बिल एक चीज ऐसी कर रहा होता है कि एक काउंसिल से सिर्फ एक वोट आएगा। अब बताओ, इंडिया में इतनी सारी बार काउंसिल्स हैं, तो कैसे कोई कंसेंसस पे आएगा कि हाँ इतने 1000 एडवोकेट्स अगर उस काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ एक वोट होगा उनका किसी मुद्दे पे? क्या ये सही है? नहीं है। तुम वकालत में हो तो तुम ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स करना जानते हो, ठीक है। अब तुम उसी चीज में आर्ग्यूमेंट करो कि किसका वोट जाएगा, किसका नहीं जाएगा, और बहुत हार्डली कोई ऐसा एक रेवरेंट पर्सन होता है कि नहीं नहीं इनने जो कह दिया वही होगा। तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये आता है, और फिर ये बताते हैं कि स्ट्राइक्स को कंट्रोल कर रहे थे। ये जो बिल था, ये लॉयर्स की ना स्ट्राइक्स कंट्रोल कर रहा था। कह रहा था कि अगर आप स्ट्राइक करोगे दैट वुडंट बी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब लॉयर्स और डॉक्टर्स और ये सब ना प्रोफेशनल सर्विसेज तो कही जाती हैं, बट प्रोफेशनल सर्विसेज का कोई एक्ट नहीं होता इनको पूरा अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। तो एक्ट नहीं होता तो क्या होता है, लूप होल्स भी बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। तो लॉयर्स एडवोकेट्स का ये कहना था कि जो अमेंडमेंट बिल 2025 है, ये हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये हम पे एक हिंड्रेंस डाल रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। तो बिल को स्क्रैप नहीं करा गया है फिलहाल, इसको होल्ड पे रखा गया है। ऑब्जेक्शंस हैं कि परसीव थ्रेट टू लीगल इंडिपेंडेंस एंड
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, लोगों का खुद का मिलना जुलना थोड़ा उन सब पे स्टेक आ रहा है. एंड इफ यू कम टू द जीके नगेट, इट्स दैट द halt of the advocates bill shows that lawyers independence is a core pillar of justice and any attempt to limit their rights like banning strikes or restricting voting will face strong resistance. तो इस ऐसा एक मुद्दा था जिसमें जजेस और लॉयर्स सब एक साथ आ गए and they brought protest towards the same. जिनके हाथ raised हैं, do you want to ask a question? लक्ष्य नो मुझे मैम, सुन पा वो रहे हैं? बस रेज हैंड. अच्छा, तुमने लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉयर में चूज करा था. चलो ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस ईयर. सबको पता होगा ये केस, तुमने खूब सारे एडिटोरियल्स पढ़ लिए होंगे. अभी भी इसका हमने जो आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस पढ़ा था, प्रेसिडेंट ने कुछ बोला टीएन रवि को, वो सब हमने पढ़ा. अब मैं तुमको शॉर्ट एकदम सिंपल स्टेप्स में बता रही हूँ क्या बात है. इसके बाद तुम जो भी एडिटोरियल पढ़ो कंफ्यूज मत होना, क्या रियलिटी थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था. ठीक है. क्या होता है, एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु. वहां पे एक रूलिंग पार्टी है, उनके सीएम है. ओके. नाउ गवर्नर जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. प्रेसिडेंट को किसने अपॉइंट करा है? जो रूलिंग पार्टी इंडिया में विच इज बीजेपी. उन्होंने सोचा कैबिनेट ने मिलके कि कौन प्रेसिडेंट होगा, तो जो कैबिनेट चाहती है वैसा प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं. ठीक है. अब प्रेसिडेंट उन्हीं के कहने पे कुछ गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं. तो रूलिंग पार्टी जो थी तमिलनाडु में, वहां पे अपनी मर्जी का बीजेपी ने गवर्नर को सेट कर दिया. दिस इज अ ह्यूज लूपहोल दैट द चीफ मिनिस्टर्स ना, हमेशा उन्हें पता नहीं होता कौन नया गवर्नर आने वाला है. इट्स मोस्टली लाइक स्कूल्स में कैसे होता है कि अचानक से हमको पता नहीं होता हमारी क्लास टीचर चेंज होके कौन बनने वाला है, या ऐसा समझ लो मॉनिटर कौन बनने वाला है. वी नेवर नो. टीचर का जो फेवरेट होगा वो मॉनिटर बन जाता है. तो गवर्नर के साथ ऐसा चल रहा होता है. तो टीएन रवि करके जो एक महापुरुष रहते हैं, उनको गवर्नर बना दिया जाता है. अब वो है, इंक्लिनेशन उनका बीजेपी की तरफ है. और यहाँ पे कौन रूल कर रहा है तमिलनाडु में? दूसरी पार्टी रूल कर रही है, AIADMK रूल कर रही है ना. दे डोंट लाइक टीएन रवि, दे डोंट लाइक बीजेपी. सो ये ओपोज करते हैं. इनकी हमेशा क्या होती है, टकराहट चल रही होती है. आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी. बट ये भूल जाते हैं कि एक हायरार्की मेंशन्ड है, विच इज गवर्नर इधर होगा, सीएम इधर होगा और सारे लेजिस्लेचर इधर मेंशन होगा. ठीक है. आर.एन. रवि नहीं है? आर.एन. रवि तो है, और कौन है? वही थे ना जब ये केस चल रहा था. राइट. तो अब क्या होता है कि आर.एन. रवि के पास अब जब बिल होता है, तुम बिल का पूरी प्रोसेस समझ जाते हो कि बिल को हम लेजिस्लेचर में लेके आते हैं, फिर लेजिस्लेचर में वो एक एक इंसान पढ़ता है, वो साइन होता है. अब बिल को एक्ट बनाने के लिए इंडिया में क्या चलता है प्रोसीजर? प्रेसिडेंट का असेंट चलता है. स्टेट में क्या चलता है? गवर्नर का असेंट चलता है. हायरार्की समझ गए? यहाँ पे गवर्नर का एसेंट चाहिए. जैसे ही आपने कुछ बिल पूरा बना लिया, सब मेंबर्स ने अग्री कर दिया, तो गवर्नर साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा. आपका काम वैसे कंटिन्यू होगा. द प्रॉब्लम हियर कम्स दैट द गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस ऑन हैविंग बिल्स. वो 4 ऑप्शंस क्या है? या तो असेंट दे देना अपना, हाँ तुम्हारा बिल पास होता है, या फिर विथहोल्ड कर लेना कि यार मेरे को ना थोड़ा इसको रिवाइज करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी मैं अपना एसेंट देता हूँ. थर्ड होता है रिटर्न कर देना बिल को कि यार मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा रिकंसिडर करो इस चीज को, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट इनफ, इसमें और बेटर हम कर सकते हैं, तो जाओ रिटर्न करता हूँ. फोर्थ होता है रेफर टू द प्रेसिडेंट बट डजंट अलाउ इनडेफिनेट डिलेज. यहाँ पे आप पढ़ोगे एक चीज विच इज, जब आप आर्टिकल 200 पढ़ोगे उसमें लिखा है एज सून एज पॉसिबल. अब मेरे को ये बताओ, मैं तुमको बोलूं एज सून एज पॉसिबल, क्लैट का पूरा सिलेबस खत्म करके बताओ, तो क्या कोई डेफिनेट टाइमलाइन दी गई है एज सून एज पॉसिबल में? नहीं दी गई है. वो एज सून एज पॉसिबल कुछ भी हो सकता है. 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए. ठीक है. तो वो आर्टिकल 200 में ना एज सून एज पॉसिबल दिया गया. असेंट तो वो कभी भी दे रहे हैं, विथहोल्ड वो कभी तक भी कर सकते हैं, रिटर्न भी वो कितनी भी दिन में कर सकते हैं, रेफर टू द प्रेसिडेंट भी वो कभी भी कर सकते हैं. अगर तुमने वीटो पावर पढ़ा है अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो तुम समझोगे कि यहाँ ये केस में क्या हुआ था, पॉकेट वीटो हो गया. ज्ञानी जेल सिंह याद है जिन्होंने पॉकेट वीटो यूज करा था? क्या करा था? उनको एक्ट मिलता है, सॉरी बिल मिलता है, अपनी जेब में डाल लेते हैं.
पॉकेट वीटो को समझो, पॉकेट में डाल लेते हैं और कहते हैं कि करूंगा ना, अभी थोड़ा समय दे दो मेरे को, मैं बताता हूँ क्या होगा क्या होगा। फिर उनसे पार्टी में लोग मिलते हैं, कहते हैं अरे मेरी जेब में ही है, बस रखा ही हुआ है, मेरे को बस साइन करना है उस चीज को। पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट वहां से तुम समझो, ठीक है। तो ऐसे ही आर एन रवि करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ऐसे 12 बिल के साथ कर देते हैं। ऐसे सिर्फ एक बिल के साथ नहीं करते, ये 12 बिल के साथ करते हैं। सीएम की अब चटक जाती है, उसका दिमाग ऐसे ना सटक जाता है एकदम कि भाई ये तो मजाक कर रहे हैं। इतनी मैन पावर जाती है, इतनी सोच विचारी जाती है। जब आप बिल्स बना रहे हो तो लेजिस्लेचर में डिबेट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको हम डिस्कस करते हैं। और ये आर एन रवि जी क्या कर रहे हैं, बिल को विथहोल्ड कर लेते हैं और इन्फॉर्म भी नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट को और सडनली रेफर कर देते हैं प्रेसिडेंट को। इसमें से वो 4th ऑप्शन चूज करते हैं कि मैं प्रेफर कर रहा हूँ प्रेसिडेंट को। असेंट भी नहीं दे रहे, विथहोल्ड भी नहीं कर रहे, रिटर्न भी नहीं कर रहे, क्या करते हैं, सीधे प्रेसिडेंट को दे देते हैं। पापा यूज्ड पॉकेट वीडियो व्हेन वी आस्क्ड फॉर समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। ओके, सो ठीक है, ये क्या कर देते हैं, सीधे रेफर कर देते हैं टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास तो एज सून एज पॉसिबल वाला टाइम है, वो कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कब तक आएगा। तो ऐसे जो तमिलनाडु असेंबली के जो बिल्स थे वो अटक जाते थे, कुछ पास नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट उनका और जितने डिसीजन मेकिंग थी वो रुक रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस दैट गवर्नर्स मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम and communicate their concerns